आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और कुछ पर्सनल किस्म का भी हमारे घर से जुड़ा है। क्यों हम अपने हाथों अपना घर उजाड़ रहे हैं? उत्तराखंड के धराली में हुई त्रासदी ने अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 जिंदगियां छीनी। 60 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। और गौर करिए, ये अब तक की जानकारी है। आशंका है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। घर, होटल, सपने सब बह गए। 1 साल पहले वायनाड में भी हमने ऐसा ही मंजर देखा था। सवालों पर सवाल हैं जो नत्थी हुए जा रहे हैं कि क्या ये तबाही सिर्फ प्राकृतिक आपदा का परिणाम है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का संकेत है या हमारी लापरवाही का आईना, जहां पर हमने पहाड़ों पर कंक्रीट के जंगल बसाने शुरू कर दिए हैं, धता दिखाते हुए उन सारी चेतावनियों को जो प्रकृति हमें लगातार देती है, चाहे वो सीस्मिक जोन की चेतावनियां हो, चाहे वो रिवर बेड की चेतावनियां हो। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में अनियंत्रित निर्माण, 4 धाम के नाम पर जंगल की कटाई और बारिश का बढ़ता जोर। क्या है असली वजह और हमसे चूक कहां हुई? आज के शो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण पर बात करना कुछ बोझिल सा होता है, कुछ चटपटा सा राजनीतिक बयान हो, कुछ शोशेबाजी हो, कुछ किस्सेबाजी हो, कोई क्राइम कथा हो तो दिलचस्पी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक हम अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण में दिलचस्पी नहीं लेंगे, जो तुरंत फुरत संकट पैदा नहीं करती है पर जब करती है तब हमारी बाहें कम पड़ जाती हैं समेटने के लिए, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ी खबर में ऐसी हर एक चेतावनी के बाद विस्तार से बात हो और ये बातचीत सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना हो, विद्वानों के साथ श्रुति परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। आज भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा खबरें होंगी आरबीआई की होम लोन की ईएमआई भरते लोग खुश हो सकते हैं सिर्फ इस बात पर कि दुखी होने वाली कोई खबर नहीं आई। देश की अदालतों से आए अपडेट्स भी जानेंगे, आयोग, दल और फैन आमीज पर जिनका असर होगा। और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल बाद होने जा रहे चीन के दौरे की। देश अभी गलवान भूला नहीं है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Subharti University, Censored K and Mrs. Bectors. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. उत्तरकाशी के धराली गांव से आई त्रासदी की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। खीरगंगा नदी में अचानक आया सैलाब, घर, होटल, दुकानें बहा ले गया। कम से कम 5 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लापता। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के 150 से ज्यादा जवान राहत एवं बचाव कार्य में लगे हैं। समय से जंग लड़ी जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एरियल सर्वे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे और भी वजह है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले ग्राउंड पर चलते हैं और नजारा देखते हैं। भागीरथी में आए सैलाब की ये तस्वीरें देखिए। हम भटवाड़ी में हैं और भटवाड़ी से जैसे आगे जाने का रास्ता बंद हुआ है तो पता चला है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके में भागीरथी के किनारे रहने वाले लोगों को यहां से इवैक्यूएट करा लिया, खाली करा लिया। तो क्या दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब कुछ बंद कर दिया गया है। देखिए, उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए, ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है यहां से, इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। आपने रिपोर्टर्स को सुना, अब चश्मदीदों की बात सुनते हैं। सर, एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, तो उसके बाद नॉर्मल वाटर था। अब जब आपकी बारी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में निखिल घानीकर और ऐश्वर्या राज की एक रिपोर्ट छपी है। बताया कि धराली वाला इलाका इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ में पड़ता है। पिछले 1 साल में एक्सपर्ट्स ने कई चेतावनियां दी। कहा, इलाके में जो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है
और जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ नक्शे दिख रहे हैं जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के हैं। कुल 4157 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंगोत्री और उत्तरकाशी को कवर करता है। 2012 में से इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया ताकि गंगा नदी की पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सके। कुल मिलाकर ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, लेकिन कुछ कह देना और उस पर अमल होना दो निहायत ही अलग अलग बातें हैं और अक्सर इनमें विरोधाभास होता है। निर्माण होते रहे। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप 4 धाम ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हुआ, जिसे कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी। भागीरथी ESZ मॉनिटरिंग कमेटी की एक सदस्य मल्लिका भनोट ने अखबार को बताया, क्या बताया, ये एक नेचुरल इवेंट था जो इंसानी हस्तक्षेप की वजह से हादसे में तब्दील हो गया। सहायक नदियों के आसपास हुए अनियंत्रित निर्माण कार्य ने नीचे तबाही मचाई। अगर SEZ की बातों पर अमल किया जाता और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में निर्माण कार्य नहीं होता तो हादसे को रोका जा सकता था। दरअसल पिछले साल मल्लिका समेत SEZ के दूसरे सदस्यों ने उत्तरकाशी के झाला गांव में एक हेलीपैड के निर्माण का विरोध किया था। मानेरी और जमक जैसे आसपास के कस्बों में अवैध इमारतों को भी फ्लैग किया गया था, यानी हाईलाइट किया गया था। ये होटल नुमा बहुमंजिला इमारतें एकदम गंगा नदी से सटी थी। रिवर व्यू के नाम पे तमाशा हो रहा था। 4 धाम प्रोजेक्ट को लेकर भी चिंताएं जाहिर की गई थी। इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाईवे के चौड़ी करने पर अड़ा हुआ है, जबकि ESZ का कहना था कि गंगोत्री वाले हिस्से का चौड़ीकरण करने से पहले व्यापक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ESZ ने इसलिए 2023 के सिलक्यारा टनल हादसे का उदाहरण दिया, लेकिन उसकी सलाह नहीं मानी गई। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने धरासू गंगोत्री स्ट्रेच का चौड़ीकरण शुरू कर दिया। धराली इसी स्ट्रेच पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में उत्तरकाशी के कई नागरिक समूहों ने NH34 पर हिना और तेखला के बीच बाईपास बनाने का भी विरोध किया। ये धराली के दक्षिण में पड़ता है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें क्या था, बाईपास बनाने के लिए देवदार के 6000 पेड़ काटे जाने हैं, ये सही नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी ने भी चिंताएं जताई थी। मसलन कमेटी की अध्यक्षता कर चुके पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने बताया कि धरासू से गंगोत्री के बीच जो ढलान है वो लगातार तीखी होती जा रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके थे। हमने कहा था यहाँ चौड़ीकरण करना ठीक नहीं होगा। कई शर्तें भी लगाई थी। कहा था कि अगर चौड़ीकरण करना ही है तो बहुत सारी एहतियात बरतनी होगी। बात सिर्फ धराली की नहीं है। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की दुर्घटनाओं में 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आप राज्य का नाम लीजिए और मैं आपको पर्यावरण से जुड़ी दुर्घटना के उदाहरण दे सकता हूं। वजह क्या है? क्या सरकारें ये चेतावनियां नहीं सुन पा रही हैं? क्या उनको तुरंत फुरत विकास, मोबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है? क्या एक्सपर्ट्स की चिंताओं को दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि पर्यावरण पर बात करना तो फैशन है, लेकिन उसके चलते बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को रोकना अक्लमंदी नहीं मानी जा रही है। धराली से जब 5 अगस्त के हादसे की तस्वीरें आई तो कहा गया कि बादल फटा है। आप बादल फटने के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन चुके होंगे। एक एक्सप्लेनर हम फिर भी दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक से 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। गणित के हिसाब से 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अगर 10 करोड़ लीटर पानी आ जाए, अगर धराली में बादल फटा, जो कि फटा ही, तो 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 200 से 300 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी बरस गया। लेकिन अब बादल फटने वाली थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के डेटा के मुताबिक धराली में बादल नहीं फटा। इंडिया टुडे से जुड़े कुमार कुणाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस विरोधाभास के चलते मौसम विज्ञानी कंफ्यूज हैं। दरअसल धराली गांव समुद्र तल से 2745 मीटर की ऊंचाई पर है। IMD के डेटा के बाद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कोई इवेंट हुआ है। या तो वहां बादल फटा या बहुत ज्यादा बारिश हुई। ठीक तय करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर IMD के डेटा सेंटर मौजूद नहीं है। और यहीं पर एक दूसरी थ्योरी की भी एंट्री होती है, ग्लेशियर लेक का फटना। दरअसल उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाले इलाके समुद्र तल से 800 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ज़्यादातर इलाके साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। जिले में कई सारे ग्लेशियर हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम है। जिले में ऊंचे ऊंचे रिज भी हैं। हर मौसम में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ, सकरी घाटियाँ, गहरी खाइयाँ और ऊंचे पहाड़। जून से सितंबर के बीच जमकर बारिश होती है। एक साल में औसतन 1289 मिलीमीटर पानी उत्तरकाशी में गिरता है। अक्सर तूफान भी आते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक ग्लेशियर लेक के फटने की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ इसे 2021 के चमोली हादसे जैसा भी बता रहे हैं, जहां सैलाब के साथ पत्थर और बर्फ के भारी भरकम हिस्से बहे चले आए थे।
इसके बारे में और जानकारी लेते हैं ग्लेशियोलॉजिस्ट डीपी डोभाल से। क्योंकि वैली डीप वैली है तो पानी इसका फैलाव ज़्यादा नहीं होता है, वर्टिकल इसके थिकनेस ज़्यादा होती है पानी की, तो वो बाय द वे टूट कभी कभी अपने फोर्स से टूट जाती है। तो जो टूटा वो तो सब पानी को लेकर के एकदम से आ गए। तो रास्ते में उसके बाद जो पानी का फ्लो था जरा सा, जो हमारे 2-2.5 किलोमीटर रन था इसका, इतने का 5-6 किलोमीटर रन, उसमें उसको जितना भी मिला सेडिमेंट उसको सबको रोड कर ले आया, क्योंकि वो पानी फैला नहीं, क्योंकि गॉर्ज में तो फोर्स से इसका मिल रहा, तो साइड में जो उसका मिला सब तोड़ फोड़ के ले करके और डायरेक्ट नीचे हिट करके, और जैसे ही दहली खुली तो उससे फैल गया पानी इतना था कि पानी जो है वहाँ पर दो साइड में होंगे, एक तो उसका पुराना पाथ था, एक जो अपना पुराने उसका पाथ रहा जहाँ पर, तो उसने उधर मार्केट को हिट किया जहाँ पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ग्लेशियर लेक के साथ ही एंट्री हो रही है तीसरी थ्योरी की, जो है क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में भी समझते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में रिसर्च डायरेक्टर अंजल प्रकाश ने अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस में एक लेख लिखा कि क्लाइमेट चेंज को एक सिस्टमैटिक चैलेंज के तौर पर देखना होगा और फिर उसके हिसाब से कदम उठाने होंगे। उनके लेख की ज़रूरी बातें क्या हैं? हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। कभी बादल फटता है, कभी अचानक से बाढ़ आती है, तो कभी भूस्खलन हो जाता है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है और ये क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत संवेदनशील है। लगातार बढ़ते तापमान का सीधा असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो भाप का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। इसी अतिरिक्त नमी और तापमान की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट पैदा होते हैं जो जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। इलाके की भौगोलिक स्थिति समस्या को और बढ़ा देती है। क्लाइमेट चेंज ने मौसम के चक्र पर भी बुरा असर डाला है। अंजल आगे लिखते हैं कि इन सब चिंताओं के बाद भी तैयारियां पर्याप्त नहीं है, बल्कि ना के बराबर है। मसलन डैम और ड्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सामान्य मौसम से निपटने के लिए बना है। रियल टाइम मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। टेम्परेचर, रेनफॉल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी AWS नदारत है, जबकि इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। नेपाल हमारे बगल का देश है, वो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। भारत को इस पर काम करने की ज़रूरत है और जल्द ज़रूरत है। और भी कुछ सुझाव है। पहाड़ी इलाकों में ज़मीन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। जंगलों के संरक्षण पर फोकस करना होगा ताकि भूस्खलन को नियंत्रित किया जा सके और मौसम चक्र सुधरे। अर्बन प्लानिंग में भी क्लाइमेट चेंज को तरजीह देनी होगी। इसके हिसाब से फंड का बंटवारा करना होगा। सरकारों का फोकस बदलते हुए क्लाइमेट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और डिजास्टर रिस्पांस पर होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत बनाना होगा। स्थानीय लोगों के पास मौसम चक्र और वार्निंग साइन की जानकारी होती है, प्लानिंग में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इन सुझावों पर गौर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इंडियन एटलस ऑन वेदर डिजास्टर के डेटा के मुताबिक हिमालय क्षेत्र पिछले 3 साल से हर 10 में से 7 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना कर रहा है। इस हिमालय क्षेत्र के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डेटा कलेक्शन में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक सारे नाम आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। डेटा के मुताबिक जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2025 तक इन इलाकों में कुल 822 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट के रहे, जिसके चलते कुल 2863 जाने गई। हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। 2024 से समस्या और गहरी हुई है। साल के 70% दिन प्राकृतिक आपदाओं ने कहर ढाया। वहीं 2025 के शुरुआती 3 महीनों के लिए आंकड़ा 96% का है। ये थी मुकम्मल तस्वीर। आशा है कि हमारे नीति निर्माता गौर करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। बड़ी खबर यहीं रुकती है। अब उनको याद करिए जिनकी जिंदगी रुक गई, भले ही वो इस आपदा की निर्मिति के हिस्सेदार रहे हों या नहीं। आप याद रखेंगे, आपकी याददाश्त दुरुस्त रहेगी तो हम पर और आप पर, जनादेश के नाम पर जो सरकारें शासन करती हैं, उनको भी याद रखना पड़ेगा। अब सुर्खियों की बारी। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन-स्टॉप लाइट जीरा बाइट नॉन-स्टॉप डिलाइट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपटीशन की तैयारी करते हुए आपने पढ़ा होगा, रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। इसके घटने और बढ़ने से होम लोन, पर्सनल लोन जैसे जो ऋण है उन पर असर पड़ता है, अर्थात EMI कम या ज़्यादा होती है। फैसला मॉनेटरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह फैसला दुनिया भर में चल रहे आर्थिक घटनाक्रम को देखते हुए लिया गया है। रेपो रेट को 5.5% पर ही रखने का फैसला हुआ है। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान भी 6.5% रखा है, यानी इसे भी नहीं बदला गया।
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन आरबीआई डेटा पर नजर रखेगा। अभी पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि जीडीपी अनुमान में बदलाव किया जाए। दूसरी सुर्खी, बात देश की अदालतों से जुड़े अपडेट्स की है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से आए हैं अपडेट। सुप्रीम कोर्ट से पहला अपडेट बिहार एसआईआर को लेकर है। बिहार में 1 अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम नहीं थे। ये 65 लाख लोग कौन हैं, इनका नाम पता गांव कहाँ है, ये सवाल कई लोगों के मन में उठा। इसको लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका डाली। आज यानी 6 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह सुनवाई की। बेंच ने आयोग को इन 65 लाख लोगों की जानकारी 9 अगस्त तक साझा करने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि जानकारी राजनीतिक पार्टियों के अलावा एडीआर के साथ साझा की जाए। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी है। उन्हें सांप के जहर वाले वीडियो और रेव पार्टी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई, साथ ही उनकी याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त आया जब ट्रायल कोर्ट में 8 अगस्त को एल्विश यादव के खिलाफ चार्ज फ्रेम होना था। अगर याद हो, नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 इलाके के सेफ्रन बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को बैंक्वेट हॉल से 9 तरह के सांप मिले, जिसमें 5 कोबरा भी थे। साथ ही 200 मिलीलीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो पता चला वे सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में नशे के लिए करते हैं। पूछताछ में इन लोगों ने एल्विश यादव का भी नाम लिया, जिसके बाद एल्विश समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कोर्ट से जुड़ा अगला अपडेट झारखंड से है। यहाँ के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जमानत मिली है। मामला 7 साल पुराने मुकदमे का आरोप कि राहुल ने मार्च 2018 में कांग्रेस की बैठक में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बात कही, जिसको लेकर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने कई बार समन भेजा, राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। 26 जून को कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया। राहुल ने इसके खिलाफ रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की। नेता प्रतिपक्ष की खबर सुन ली, अब नेता पक्ष यानी देश के प्रधानमंत्री की खबर सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में चीन गए थे। 7 साल बाद 31 अगस्त 2025 को वो 2 दिन की यात्रा पर फिर से चीन जाएंगे एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। इसमें भारत, पाकिस्तान, रूस समेत कुल 10 देश हैं। 2018 के बाद बहुत कुछ हो चुका। गलवान घाटी में साल 2020 में झड़प हुई, भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा। 31 अगस्त को चीन पहुंचने से एक दिन पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान भी जाएंगे, जहां वो सालाना भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम की चीन यात्रा की खबर ऐसे वक्त आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को रूस से तेल खरीदने को लेकर टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरे के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। ब्रिक्स की एकजुटता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। विस्तार से जानने के लिए आज का हमारा दुनियादारी शो जरूर देखें, जिसमें हम दुनिया भर की खबरें आपको बताते हैं। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।